नमस्कार। मुश्किलों में भागना आसान होता है, मुश्किलों में भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। भागने वालों को तो कुछ नहीं मिलता, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत खुश होंगे, बिंदास होंगे, झक्कास होंगे, और मैं भी बिल्कुल आपके जैसे बिंदास हूं, मजे में हूं। अभी मैंने जो बात बोली उस बात से आपको समझ में आ गया होगा कि अभी भागने से काम नहीं चलेगा, अभी भाग लेने से काम चलेगा। क्योंकि एक बात है, या तो भाग लो या भाग लो। तो पहले वाले भागने से काम नहीं चलेगा, अब भाग लेना शुरू पड़ेगा। आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको खुद अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्योंकि अब जैसा कि हमारे गुरुदेव टीसी छाबड़ा जी ने एक बात बोली थी कि अब समय आ गया है कि हमें नए भारत का निर्माण करना है, और इस नए भारत के निर्माण में हम लोगों की नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस करने वाले लोगों की अहम भूमिका रहेगी। तो अब आरसीएम बिजनेस को इसलिए नहीं करना कि मेरे घर में इनकम आ जाए या मेरी टीम की इनकम बढ़ा दूं। अब आरसीएम बिजनेस को किसी और जज्बे के साथ करना पड़ेगा। अब आर्थिक आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है तो स्वदेशी आरसीएम बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश की बहुत बड़ी जो समस्या है वो है गरीबी और बेरोजगारी। हमें इस गरीबी और बेरोजगारी के लिए अभी दिन रात लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और ये लड़ाई बिना सीखे और बिना सिस्टम पर आए नहीं जीती जा सकती। क्योंकि अगर बिना सीखे और बिना सिस्टम पर आप लोगों को समझाने के लिए गए, लोग आपको समझाकर वापस भेज देंगे। इसलिए आज जो मैं बातचीत करने वाला हूं वो मैं बात करने वाला हूं कि आरसीएम बिजनेस में कैसे आप तेजी से आगे बढ़ के एक बहुत बड़े लीडर बन के बहुत सारे लोगों को आरसीएम बिजनेस की ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप लोगों को सिखा सकते हैं। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ जो शेयर करना चाहता था वो ये थी कि मैंने परसों एक अपने गुरुदेव संतोष नायर जी की एक ट्रेनिंग अटेंड की यूट्यूब पर, वीडियो पे। उन्होंने एक बहुत अच्छी एजुकेशन हमें दी, और उस एजुकेशन को मैं आरसीएम बिजनेस के साथ जोड़कर एक आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने कुछ इकट्ठी की है अपनी डायरी में, और मैं चाहता हूं कि वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करूं। इसमें गुरुदेव संतोष नायर जी से जो मैंने क्लू लिए, क्योंकि हमारे गुरुदेव टीसी छाबड़ा जी एक बात बोला करते हैं कि अच्छी राहों पर चलने का गुरु का तो बस इशारा है, उन राहों को निर्मित करने का सारा काम हमारा है। तो हमने गुरुदेव संतोष नायर जी से कुछ क्लू लिए और उसको अपनी आरसीएम के एजुकेशन के साथ जोड़ के अपने गुरुदेव रामकिशन जी, गुरुदेव हेमंत शर्मा जी, गुरुदेव दिनेश मोहन जी, गुरुदेव टीसी छाबड़ा जी, इन सब से हमने जो जो बातें सीखी उसको इकट्ठा करके मैंने कुछ बातचीत इकट्ठी की है। और मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ आने वाले आधा पौना घंटा, 1 घंटा जो भी हमें लगे, मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप तैयार होंगे, और अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आरसीएम बिजनेस को आसानी से करने का बहुत अच्छा रास्ता आपको मिल जाएगा। और संतोष नायर जी बड़ी अच्छी बात बोला करते हैं कि आरसीएम बिजनेस, मैं आरसीएम बिजनेस बोलूंगा, वो डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, लेकिन वो आरसीएम हमारे तो रग रग में घुसा हुआ है, तो हमारा आरसीएम ही निकलता है, हम क्या करें। तो वो बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में वही लोग कामयाब हो पाते हैं जो लगातार कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। उन्होंने 3 बातें बोली थी बड़ी अच्छी। सबसे पहला है लर्निंग मोड, सबसे पहला है लर्निंग मोड, दूसरा बोलते हैं लर्निंग को उन्होंने ट्रेनिंग भी बोला है। लर्निंग और ट्रेनिंग एक हो गया। उसके बाद में लगातार जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस करना, और लगातार प्रैक्टिस करने के बाद में उसको एक्शन में लेकर के आना, यानी रियाज करना और उसके ऊपर रोज काम करना। ये आपको धीरे धीरे एक बड़ी कामयाबी की तरफ लेकर के जाएगा, बड़े लीडरशिप की तरफ लेकर जाएगा। और एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप चाहते हैं आपको पैसा मिले, अगर आप चाहते हैं आपको नाम मिले, इज्जत मिले, सर्कल मिले, पूरे देश में आपको परिवार मिले, बहुत बड़ा नाम मिले, बहुत बड़ी स्टेज मिले, लोग आपके लिए तालियां बजाएं। और नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसीलिए आता है कि उसका नाम हो, पैसा हो, इज्जत हो, समय की आज़ादी हो, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स के लिए आता है। हर व्यक्ति का अपना अपना कारण भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई बड़ा कारण लेकर के कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में टिकता है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर आपके पास में बड़ा कारण नहीं होगा तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादा दिन टिक भी नहीं पाओगे। इसलिए कारण होना तो बहुत ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है
कि अगर आपने ये वीडियो खोल लिया है और इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं कोई कारण है, इस वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग में सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया है। तो बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी बड़ी कामयाबी केवल उन लोगों को मिलती है जो प्रोफेशनल होते हैं अपने फील्ड के। हमारे गुरुदेव दिनेश मोहन जी एक बात बोला करते हैं कि आपके शहर में बहुत सारे डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर ही मोटा पैसा कमाते हैं। आपके शहर में बहुत सारे वकील हो सकते हैं, लेकिन कुछ वकील ही मोटा पैसा कमाते हैं। आपके शहर में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, बाढ़ आई होगी शायद, लेकिन कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही मोटा पैसा कमाते हैं। एक गली में क्रिकेट खेलने वाला बच्चा है और एक वही क्रिकेट सचिन तेंदुलकर या फिर कोई विराट कोहली आकर के खेलते हैं। वो गली का क्रिकेट खेलने वाले बच्चे को तो डांट पड़ती है, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से जब स्टेडियम में जाकर के विराट कोहली क्रिकेट खेलता है तो करोड़ों मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या है? आरसीएम बिजनेस में भी ऐसे ही सैकड़ों डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, सैकड़ों लोग ज्वाइन करते हैं, रोज लाखों की संख्या में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ही कुछ समय बाद बड़ी पिन पर आ जाते हैं और लीडर बन जाते हैं, और कुछ लोग वहीं रह जाते हैं, सामान खरीदते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, प्रोफेशनल नहीं बन पाते। तो हमें भी प्रोफेशनल बनना पड़ेगा अगर हमें इस फील्ड में आना है तो। और जब वो बोलते हैं, संतोष नायर जी बोलते हैं कि अगर हमें प्रोफेशनल बनना है तो हमें 4E का फॉलो अप करना पड़ेगा। 4E पर हमारे को स्पेशल फोकस करके आना पड़ेगा। और वो 4E की जो बात करते हैं, हम इसको 4E को इस तरीके से बांट देते हैं और इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहला जो E वो बोलते हैं वो होता है एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में बोलते हैं। एजुकेशन का मतलब है लर्निंग, सीखना। क्या सीखना है, कहाँ से सीखना है, उस पर हम बातचीत करेंगे। दूसरा E बोलते हैं एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मतलब समझते हैं? परीक्षा, यानी आपका एग्जाम हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर हम एग्जाम देने चले जाएं बिना एजुकेशन लिए तो पास होंगे क्या? नहीं ना। तो इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में जो ज़्यादा लोग फेल होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण यही है, वो पहले वाले E को तो भूल ही जाते हैं। वो बड़ा अच्छा एक एग्जांपल देते हैं कि तबला उठा करके बजाने चला जाते हैं, तबला बजाना ही नहीं आता, बिना सीखे जाएंगे। ठीक है, कभी कभार गलती से बज भी गया ठीक ठाक, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति, जब आप तबला बजाना जाते हो ना किसी के सामने, तो वो आपका तबला बजा के वापस भेज देता है आपको। तो बिना एजुकेशन लिए अगर आप एग्जामिनेशन देंगे तो आपका फेल होना बिल्कुल क्लियर है, निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए पहला जो रोल है वो एजुकेशन का, दूसरा रोल है एग्जामिनेशन का, और तीसरी जो बात करते हैं वो बात करते हैं एक्सपीरियंस। यानी आपको इसमें अनुभव लेना है। अच्छा, एक बात बड़ी अच्छी बात बोली उन्होंने, वो बोलते हैं कि अगर आपने एजुकेशन ली, एग्जामिनेशन देने गए और पास हो गए तो आपका एक्सपीरियंस कौन सा हो गया? गुड। और अगर आपने एजुकेशन नहीं ली और बिना एजुकेशन लिए फील्ड में चले गए और लोगों ने आपका तबला बजा दिया तो आपका एक्सपीरियंस क्या हो गया? बैड। इस तरीके से आपको ये चेक करना पड़ेगा कि अगर आप गुड एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहे हैं तो चौथा E बोलते हैं एथिक्स। एथिक्स होता है नैतिक मूल्य। इस पर हम बातचीत करेंगे अभी आगे। तो वो बोलते हैं कि अगर आपके गुड एक्सपीरियंसेस हुए तो एथिक्स में आप सच्चाई से काम करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, किसी को झूठ नहीं बोलोगे, इंटीग्रिटी के साथ, अखंडता के साथ आप काम करोगे। और अगर आपके बैड एक्सपीरियंस हुए तो फिर आप झूठ बोल करके भी इस बिजनेस को करना शुरू करते हो, और झूठ बोल करके इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी आप नहीं ले सकते, बड़ी कामयाबी आप नहीं ले सकते। तो हम थोड़ी देर इस पर बात करेंगे, एक एक करके हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एजुकेशन। एजुकेशन में सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमें सीखना कहां से है। एक एग्जाम्पल, परसों मैं मुकेश कोठारी जी की एक टेप सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर आपके बच्चे को आपको डॉक्टर बनाना है तो सलाह किससे लोगे? जो डॉक्टर बन चुका, या फिर कोई बाजार में कोई दुकान खोल के बैठा हुआ है किसी चीज़ की, तो आप बताएंगे हाँ, जिसने जो डॉक्टर बन चुका उससे सलाह लेंगे तो सही सलाह मिलेगी। अब वो दुकानदार से पूछेंगे हम, लाला जी से पूछेंगे हम कि अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, तो वो क्या सलाह देगा? अरे भैया, मोटी मोटी किताब पढ़नी पड़ेगी, कहाँ चक्कर में पढ़ रहे हो, इतना पैसा खर्चा होगा, 5-10 साल खराब हो जाएंगे।
तो सलाह कौन कैसी सलाह देगा, तो आपको ये चेक करने की ज़रूरत है कि किससे सलाह आपको लेनी है। प्लीज़ हंसे ना, अभी सीरियस मैटर चल रहा है ये। तो एजुकेशन आपको, सलाह आपको लेनी है उससे जो ऑलरेडी डॉक्टर बन चुका है। ग्रेट। तो एजुकेशन लेने के लिए हमारे को जो आरसीएम सिस्टम में एजुकेशन लेनी है, वो एजुकेशन लेनी है बुक्स से। हमारी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से हमें सीखना पड़ेगा कि सर मैं कौन सी बुक पढूं। जो ऑलरेडी कामयाब हो चुका है आपको उनसे पूछना है कौन सी बुक आप पढ़ें, आपकी अपलाइन आपको बुक्स बताएंगी। दूसरा, आपको यहाँ पर सीखना है टेप से। आपको अपनी अपलाइन से बात करनी है कि मुझे सर आप बताइए कौन सी एजुकेशनल टेप मैं सुनूं, कौन से लीडर को मैं सुनूं ताकि मैं इस बिज़नेस में कामयाब हो पाऊं। तो आपके हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से आपकी अपलाइन आपको सजेस्ट करेंगे कि ये वाली टेप आप सुनिए। तीसरी, आपको सीखना है सेमिनार्स, फंक्शंस, मीटिंग से। जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता तब तक आप ऑनलाइन एजुकेशन में आ सकते हैं। ऑनलाइन में हम लोग जैसे जूम पे एप्लीकेशन, जूम ऐप पे बहुत सारी मीटिंग्स कर रहे हैं, रेगुलर मीटिंग्स हो रही है, अपलाइन से बात कर सकते हैं आप। और चौथा, आपको सीखना है कहाँ से, अपलाइन से। यानी एक एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी तैयार है कि आपको किताबें पढ़नी है, टेप सुननी है, फंक्शंस में जाना है, मीटिंग्स में जाना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और अपलाइन से बातचीत करते रहना है। यहाँ से आपको एजुकेशन मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको सीखना क्या है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया था वो सिखाना है, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं। जब हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में रहते हैं तो हम एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं हम लोग आरसीएम बिजनेस में हैं, हम एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। हम लोगों की जो एसेट है, हम लोगों की जो खासियत है वो है हमारे नायाब प्रोडक्ट। अब दिखने में तो सारे प्रोडक्ट एक जैसे दिखते हैं, लेकिन अगर हम अपने प्रोडक्ट की नॉलेज लेना शुरू करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, क्योंकि ये नॉलेज हमें आगे जाकर के देनी भी होती है। इसलिए सबसे पहला जो हमें नॉलेज लेनी है वो लेनी है प्रोडक्ट नॉलेज। हमारे पास में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। दूसरी लेनी है हमें पीपल नॉलेज, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स की जानकारी लेकर के हम लोगों के पास जाएंगे। और यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी, एजुकेशन के साथ एग्जामिनेशन भी आएगी। जब आप लोगों के पास जाएंगे, लोगों के पास आपके सवाल जवाब होंगे आपके साथ, तो आप सीखेंगे। वहाँ से आपने कोई ऐसा सवाल आपसे पूछा गया जिसका जवाब आप नहीं दे पाए, आपने वापस आए, ये बोला बुक से सीखा, टेप से सीखा, फंक्शन से सीखा या अपलाइन से बात करके सीखा, और फिर आपने इसका जवाब दिया, तो कहीं ना कहीं आपको एक गुरु आपका यहाँ फील्ड में भी बैठा हुआ है जो आपका 24 घंटे एग्जाम लेने के लिए तैयार बैठा है। लोग आपसे सवाल जवाब करेंगे और वहाँ पर भी आप सीखते हैं। तो आपको पीपल नॉलेज, लोगों की जानकारी लेनी है, और लोगों की जानकारी हमेशा लोगों के बीच में ही जा करके ली जा सकती है। और इसके अलावा ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं जहाँ पर आप ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, लोगों से कैसे बातचीत करनी है, वो सारी चीज़ें आप सीखते हैं। वो अपनी अपलाइन से आप जब बात करेंगे वो आपको बताएंगे कौन सी बुक आपके लिए ठीक है। इसके बाद में हमें लेनी है लीडरशिप स्किल्स, क्योंकि जब आप टीम बिल्ड करेंगे, यहाँ पर नेटवर्क बनाएंगे, एक बहुत बड़ी टीम आपकी बनेगी, तो कैसे अपनी टीम को संभाल के रखना है, कैसे टीम से अपने काम करवाना है, कैसे आपने, जैसे एक बहुत अच्छी बात मैंने एक लोक व्यवहार पुस्तक से सीखी थी, वो बोलते थे कि लोगों को काम करने के लिए अगर आप बोलेंगे तो शायद वो काम करें या ना करें, लेकिन अगर आप लोगों के अंदर काम करने की इच्छा जगा देंगे तो शायद वो आपसे ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपको उनको काम करने के लिए नहीं बोलना, आपको काम करने की इच्छा जगानी है। कल हम एक मूवी देख रहे थे, मंगल मिशन, वहाँ पर भी यही बात थी। वो उनकी जो वो लेडी होती है, उनके जो नीचे सबॉर्डिनेट्स होते हैं, वो किसी मंगल मिशन की तैयारी कर रहे होते हैं और वो उस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते, लेकिन जैसे ही वो उसकी ड्रीम बिल्ड करते हैं, सपनों को जगाती है और उनके सपने जाग जाते हैं, तो फिर वो बहुत स्पीड से काम करना शुरू कर देते हैं। तो आपको भी इस तरीके से लीडरशिप स्किल आपको सीखनी है, और वो एक दिन में नहीं आएंगी। बार बार प्रैक्टिस, बार बार लर्निंग प्रैक्टिस, लर्निंग प्रैक्टिस। सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक्शन में लाएंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक्शन में लाएंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज निकलनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखनी है, क्योंकि ये स्टेज का बिजनेस है, आप स्टेज पर आएंगे बार बार। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स आपको, ये जब बुक आप पढ़ेंगे, टेप्स आप सुनेंगे, यहाँ से आपको एजुकेशन मिलेगी, बातें मिलेंगी,
और जब आप बार बार एक्शन में आएंगे, स्टेज पर आएंगे, इस तरीके से कैमरे के सामने आएंगे, बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अच्छी होती चली जाएंगी। अगर मैं अपने बारे में बात करूं, मैं कुछ सब जानते हैं, मैं केटरिंग बैकग्राउंड से एक कड़छी पकड़ के खाना बनाने वाला व्यक्ति हुआ करता था, लेकिन आज स्टेज पर आने की बात करें या कैमरे के सामने आने की बात करें, लोगों से बात करने की बात करें, अभी प्रेजेंटेशन देने में मुझे कोई कहीं झिझक नहीं है, कोई शर्म नहीं है। तो एक टाइम ऐसा होता था, मैं अपनी वाइफ को बोला करता था कि मैं अपने घर में खड़ा होकर प्लान दिखाऊंगा, आप मुझे देखो, लेकिन वो ठीक से नहीं दिखा पाता था मैं। एक टाइम ऐसा भी था, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने की वजह से ये प्रेजेंटेशन स्किल्स आपको आती चली जाती हैं, इसलिए बार बार आपको प्रेजेंटेशन करनी है। हाँ, एक बहुत अच्छी स्किल आपको सीखनी है, सेलिंग स्किल। आपको किस तरीके से लोगों को सामान सेल करना है। और मेरा मानना यह है कि एक बात बोली जाती है कि अगर कोई व्यक्ति गंजे को कंघी बेच रहा है तो इसका मतलब वो कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है कि वो झूठ बोल रहा है कहीं ना कहीं। तो मैं उस बात में लंबा नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारे गुरुदेव एक बात बोला करते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। मुकेश कोठारी जी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसी का है जो बोलता है, बिकता उसी का है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। इसलिए अगर आपको आरसीएम के प्रोडक्ट सेल करने हैं तो आपको पहले प्रोडक्ट नॉलेज लेनी पड़ेगी और उन प्रोडक्ट को खुद यूज करके देखना पड़ेगा कि जो नॉलेज आपको मिली है वो नॉलेज असलियत में ठीक भी है कि नहीं। वो जब तक आप खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तब तक आपको वो चीज़ आ नहीं पाएगी। इसके बाद में आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, लोगों से बातचीत करने की कला को सीखना है, बार बार आएगी। काउंसलिंग स्किल सीखनी है, आपकी टीम आपसे 1 to 1 मिलने भी आ सकती है, आप उनको बैठ करके काउंसलिंग करें, उनको तरीके सिखाएं, और वो जब बार बार आप इस चीज़ को करते हैं तो उसमें आपकी प्रैक्टिस होती शुरू हो जाती है। तो आपको सबसे पहले लगातार एजुकेशन मोड में रहना पड़ेगा, और हम इसको बोला करते हैं लर्निंग मोड में आ जाओ। और ये लर्निंग मोड में आने की कोई भी समय सीमा नहीं है। आज आरसीएम करते हुए मुझे 7 साल हो गए, मैं आज भी लर्निंग मोड में हूं। आज भी मेरे अपलाइन जो टेप बोलते हैं मैं सुनता हूं, आज भी जो मेरे अपलाइन बुक बोलते हैं मैं पढ़ता हूं, आज भी मुझे जिस मीटिंग में बुलाया जाता है मैं जाता हूं, आज भी मुझे जिस ट्रेनिंग में बुलाया जाता है मैं ट्रेनिंग में पहुंचता हूं। तो लर्निंग मोड में तो आपको हमेशा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि एक बात हमारे गुरुदेव सुरेंद्र बस जी बोला करते हैं कि पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। और मुकेश कोठारी जी बोलते हैं कि कोई व्यक्ति अगर उसको ये समझता है कि मुझे सब कुछ आ गया, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली हमें, परफेक्शन इज पैरालिसिस। अगर आप ये सोचते हैं कि आप परफेक्ट हो चुके हैं तो आपको लकवा लग चुका है, आपकी तरक्की अब आगे नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा लर्निंग मोड में हमें रहना चाहिए। और इसके बाद में आता है एग्जामिनेशन, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस एग्जामिनेशन में जो सबसे बड़ी चीज आती है वो आती है एसटीपी। एसटीपी का मतलब आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको याद दिला देता हूं। एसटीपी का मतलब है शो द प्रोडक्ट। आपको जैसे दोबारा मैंने बोल रहा हूं, अभी हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, तो हम लोगों को प्रोडक्ट सेल करने के, प्रोडक्ट प्रमोशन के बिजनेस में हैं। तो हमें लोगों को प्रोडक्ट दिखाने हैं अपने, और जितना ज़्यादा हम लोगों के पास प्रोडक्ट लेकर के जाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि सभी आपसे खरीद लेंगे, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। 10 लोगों के पास जाओगे तो 3 लोग खरीद लेंगे, ये इस एवरेज को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, अगर सही तरीके से प्रोडक्ट की नॉलेज ली जाए और जाकर के प्रोडक्ट दी जाए, तो ऐसा कोई फैमिली नहीं है जहां पर आपका कुछ भी ना बिके। कोई ना कोई प्रोडक्ट तो सेल होते रहते हैं। न्यूट्रिशन पे आप काम करें, बॉडी स्कैनर्स लेकर के जाएं, प्रोडक्ट की जानकारी लेकर के जाएं, प्रोडक्ट फिजिकली अपने साथ जरूर रखें। जब आप प्रोडक्ट अपने साथ रखते हैं तो उसके चांसेस बिकने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। प्रोडक्ट जब भी प्रोडक्ट की जानकारी दे तो प्रोडक्ट उनके हाथ में पकड़ा दें आप, जिस प्रोडक्ट की आप जानकारी दे रहे हैं, तो बिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शो द प्रोडक्ट करना है, और शो द प्रोडक्ट करने से आपका एग्जामिनेशन हो रहा है। या आप सीखेंगे या आप जीतेंगे, तीसरा कुछ नहीं हो सकता। अगर आपका सामान सेल हो गया तो आप जीतेंगे, और अगर आपका सामान सेल नहीं हुआ तो आप सीखेंगे। तो ये चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा आपका एग्जामिनेशन। दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम करना है आपको एसटीपी। एसटीपी का मतलब समझते हैं आप? अब आप कहेंगे शो द प्रोडक्ट, मैं कहूँगा नहीं, वो तो हो गया। एसटीपी का मतलब है शो द प्लान। आपको लगातार प्लान दिखाते रहना है, और प्लान उन लोगों को दिखाना है जो नमक खाते हैं, जो कपड़ा पहनते हैं, और जो बातें करते हैं। अपना दिमाग नहीं लगाना कि ये तो अमीर है, ये तो गरीब है, ये तो गांव का है, ये तो शहर का है, ये तो लेडीज है, ये तो जेंट्स है।
18 साल से ऊपर कोई भी हिंदुस्तानी जो कपड़ा पहनता है, नमक खाता है और बातें करता है, वो आरसीएम कर सकता है। आपको कोई हक नहीं है उसके पहले डिसाइड करने का कि ये करेगा या ये नहीं करेगा। बस आपको प्लान शो करना है। और प्लान शो करते टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा है? ये तो नहीं चल रहा कि ये मेरे व्यक्ति मेरी टीम में आ जाए। नो, आपको डिसाइड नहीं करना कि वो आपकी टीम में आएगा कि नहीं आएगा, वो उसकी मर्जी है। आपको तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? मेरी तो प्लान दिखाने की प्रैक्टिस हो रही है। क्यों? क्योंकि आप लर्निंग मोड में हैं। आपको कितने साल हो जाए, आप हमेशा लर्निंग मोड में ही रहना है। आपको प्लान दिखाते टाइम आपको केवल यही सोचना है, प्लान दिखाते टाइम आपको केवल यही सोचना है कि आप सीख रहे हो कि मुझे प्लान कैसे दिखाना है। जितनी ज़्यादा बार आप प्रोडक्ट और प्लान शेयर करते जाओगे, प्रोडक्ट दिखाते जाओगे, प्लान दिखाते जाओगे, आप और प्रैक्टिस होती चली जाएगी, आप मजबूत होते चले जाओगे। तीसरा काम आपको क्या करना है? STP। ये भी एग्जामिनेशन है आपका। अब आप कहेंगे STP तो हो गया, शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट। तीसरा STP क्या है? तीसरा STP है सर्च द पॉजिटिव। सर्च यानी ढूंढना, द पॉजिटिव यानी एक पॉजिटिव व्यक्ति की तलाश। दोस्तों, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि आरसीएम बिजनेस में आपको बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराने की जरूरत नहीं है। कुछ चंद साथी अगर आपके साथ आ गए, कुछ चंद साथी भी अगर आपके साथ आ गए, मैं ये नहीं कहता अगर आप 100-200 लोगों को आरसीएम का प्लान दिखाओगे तो मैं ये नहीं कहता कि आपके साथ सारे ही आ जाएंगे, और सारे आने भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर 5 से 10 साथी आपके साथ आ गए जो आपकी जैसी सोच के हैं, जो लगातार सीखने को तैयार हैं, जो संघर्ष करने को तैयार हैं, जो मेहनत करने को तैयार हैं, जो अपने काम के साथ साथ ना सुनने को तैयार हैं, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को नहीं दौड़ने को तैयार हैं, ऐसे 5 से 10 साथी अगर आपको मिल गए, आपका काम हो गया। उनको हेल्प करनी है आपने फिर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको STP छोड़ देना है। STP चलता रहेगा लगातार। जब आपको वो 10 साथी भी मिल जाए तब भी आपको अपने प्लान दिखाना, अपना प्रोडक्ट शेयर करना लगातार चलाते रहना है, क्योंकि हम यहाँ पर हिंदुस्तान की आर्थिक आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा लोगों का भला कर सकते हैं उतने ज़्यादा लोगों का भला कीजिए। और चौथा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं STP नहीं हुआ तो फिर काम गड़बड़। इसको बोलते हैं सस्टेन द पेस। यानी सस्टेन मीन्स कायम रखना, पेस मीन्स गति। अपनी गति को कायम रखना है अपने। सस्टेन द पेस, सस्टेन द पेस। मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे सस्टेन द पेस। पेस मीन्स स्पीड, गति। सस्टेन मीन्स कायम रखना। आप चाहे 10 की स्पीड से चलो, 20 की स्पीड से चलो या 100 की स्पीड से चलो, वो आपको देखना है आपकी स्पीड क्या है। लेकिन जिस गति से चल रहे हो उसको लगातार करते चले जाओ। लगातार लर्निंग मोड में रहकर STP करो, STP करो, STP करो। लगातार अपनी गति को कायम रख के अगर आप चलते रहे तो आप एक दिन देखेंगे कि आपकी टीम में आपकी जैसी सोच के 10 से 15 लोग आ जाएंगे। और जब ये 10 से 15 लोग आ जाएंगे और आप भी और ढूंढने में लगे होंगे और ये लोग भी काम पर लग जाएंगे, जब तक ये काम आसान हो जाएगा। हमारे गुरुदेव संतोष नायर जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि आरसीएम बिजनेस का प्रोफेशनल लीडर वो है जो बिना किसी मोटिवेशन के, बिना किसी धक्के के, बिना किसी लात को खाए हुए रिजल्ट निकाल करके ले आता है। उसको बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको बार बार मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है। वो सेल्फ मोटिवेशन के साथ अपने काम को लगातार करता चला जाता है और 24 घंटे अपने टारगेट की तरफ उसकी नज़र रहती है। मैं ये नहीं कहता कि पहले दिन से ही आप प्रोफेशनल बनेंगे, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल बनने के बारे में सोचेंगे तो धीरे धीरे आप प्रोफेशनल बनते चले जाएंगे। यहाँ पर चौथा जो ई के बारे में हम बात करना चाहेंगे ये है एक्सपीरियंस। यहाँ पर जैसे जैसे आप एजुकेशन लेते चले जाएंगे, लोगों से मिलते चले जाएंगे और जितना ज़्यादा आप पुराने होते चले जाएंगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा। और सर ने मुझे सिखाया था कि यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार प्रयास करना और परसिस्टेंसी का मतलब होता है तब तक प्रयास करना जब तक आपका टारगेट पूरा ना हो जाए। जिस दिन आपका टारगेट पूरा हो जाए उस दिन 10 मिनट आराम से बैठना है, नया टारगेट डिसाइड करना है और फिर नए टारगेट के पीछे लग जाना है। लगातार प्रयास करना है। यहाँ पर मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, कुछ दिन पहले एक वीडियो भी की थी मैंने, लेकिन इस वीडियो में भी उस बात को मैं रिपीट करना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने सुनी या नहीं सुनी मुझे नहीं पता।
कंसिस्टेंसी के ऊपर एक बहुत अच्छी स्टोरी मुझे सुनने को मिली। वहाँ पर मुझे हमें एक बात सिखाई गई, वहाँ पर हमें एक बहुत अच्छी बात सिखाई गई। पानी मिल सकता है? यहाँ पर हमें एक बात सिखाई गई कि एक व्यक्ति था, बहुत दिखने में बड़ा स्मार्ट दिखता था, उसकी एज थी कोई 50-60 ईयर्स की। रनिंग जब दौड़ते थे वो बड़ा अच्छा दौड़ते थे, अच्छे अच्छे अपने से कम उम्र के लोगों को भी वो रेस में पीछे कर देते थे। और थैंक्स। अपने से कम उम्र के लोगों को भी वो रेस में पीछे कर देते थे। और ये बात उड़ती हुई कहाँ पहुँच गई? राजा जी के पास। और राजा जी को ये बताया गया कि एक बड़ी उम्र का व्यक्ति है, लेकिन रनिंग में वो अपने से कम उम्र के लोगों को भी पीछे छोड़ देता है। बहुत अच्छे स्मार्ट दिखते हैं, अच्छी हाइट है उनकी, बीमार भी नहीं है वो। और वो ऐसा कुछ क्या खाते हैं पता नहीं, क्या वो ठीक रहते हैं, ऐसा फिट रहते हैं वो। तो राजा जी ने कुछ गुप्तचर उसके पीछे लगा दिए, और वो गुप्तचरों ने कुछ दिन उसके पीछे लग करके रिपोर्ट बनाई, और रिपोर्ट आगे राजा जी को दी। उस रिपोर्ट में जो बताया गया वो ये था कि ये डेली किसी पहाड़ पर जाकर कोई फल खाता है, और वो फल खाने की वजह से ये जवान रहता है, इस उम्र में भी फिट रहता है। तो वो पूछते हैं इससे, राजा जी उसको बुलाते हैं कि भाई तू कौन सा ऐसा फल खाता है जो फिट रहता है, वो फल हमें भी खाना है। तो बोलता है, राजा जी कल सुबह आप 5 बजे वहाँ मिल जाना मुझे, और मैं आपको लेके चलूँगा। तो वो सुबह सुबह उठ जाते हैं दोनों, राजा जी भी पहुँच जाते हैं और वो भी, और वो डेल निकलते हैं अपना फलानी जगह पे। तो वो व्यक्ति उनको एक किसी पहाड़ पे लेके जाता है, और वो पहाड़ पर चलते चलते 10 किलोमीटर हो जाते हैं। 10 किलोमीटर चलने के बाद जब वो पहाड़ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक पेड़ दिखाता है कि राजा जी ये वो पेड़ है। तो राजा जी को बोलते हैं कि ठीक है वो फल खिलाओ। तो उन्होंने बोला कि आप चढ़ो जी, तोड़ के लाओ एक बार। तो राजा जी चढ़ते हैं ऊपर, ऊपर जाकर देखते हैं वो एक बेर का पेड़ होता है। बोलते हैं यार ये बेर तो हम अपने, ऐसे बेर तो हम बहुत खाते हैं। तो बड़ा गुस्सा आता है उनको कि तुमने तो हमें ऐसे बेवकूफ़ बना दिया। तो वो बोलते हैं कि नहीं राजा जी, फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो बेर जो आप अपने घर में खाते हैं और मैं डेली सुबह 10 किलोमीटर चल के आता हूँ, ये बेर खा के वापस 10 किलोमीटर चल के जाता हूँ। तो बेर से मैं जवान नहीं रहता, ये जो 10 किलोमीटर मेरा जाने का और 10 किलोमीटर मेरा आने का लगातार का जो प्रोसेस है, और कई सालों से मैं लगातार कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैं फिट हूँ, इसकी वजह से मैं बीमारियाँ मुझे नहीं हैं, और मैं रनिंग सबसे फास्ट करता हूँ। आपको भी अगर फिट रहना है तो आपको ये बेर अपने घर में नहीं खाने, आपको लगातार लंबे समय तक खाने हैं, जब तक ये आप फिट ना हो जाएं। और एक बहुत अच्छी स्टोरी मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ। परसिस्टेंसी के ऊपर हमारे सर ने सिखाया था कि लगातार प्रयास करना है। एक बहुत जब मैं नए आरसीएम में आया था तो मुझे ये स्टोरी सुनने को मिली, और मैं बड़ा मोटिवेट होता हूँ इस स्टोरी को सुन के। और जब भी मुझे हताशा होती है, जब भी मुझे निराशा होती है, जब भी मैं टूटने लगता हूँ, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अब आरसीएम नहीं चलेगा मेरा, अब तो बहुत अच्छा चल रहा है, शुरुआती दौर की बात है, तब बड़ी नेगेटिविटी, अब नेगेटिविटी नहीं आती। पहले जब नेगेटिविटी आती थी मन करता था कि छोड़ो ना, आरसीएम नहीं करना। लेकिन वो स्टोरी जो मेरे गुरुदेव ने मुझे सुनाई थी, वो स्टोरी सुनने के बाद में मैंने ये बात आज तक मैं टिका रहा, इसलिए मैं आरसीएम बिजनेस में आगे निकल आया काफ़ी। तो ये स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक गाँव था, उस गाँव में एक पहुँचे हुए संत रहते थे, और उन संत की एक खासियत थी, उन साधु जी की एक खासियत थी कि वो जब नाचते थे तो बारिश आ जाती थी। तो किसी गांव में अकाल पड़ गया, बहुत दिनों तक बारिश नहीं आई है, पानी की कमी हो रही है, तो लोग उन्हें इनवाइट करते थे अपने गांव में, और वो जाते थे वहाँ पर, कुछ ऐसा अपना सिस्टम लगा करके वो डांस वांस करते थे, और तो बारिश आती थी। तो ऐसे कई सालों तक चलता था, बहुत गाँव के लोग उन्हें बुलाते रहते थे। लेकिन काफ़ी उम्र हो गई उनकी, और एक दिन ऐसा आया, वो बोले कि नहीं मैं तो अब थक गया हूँ, अब मैं नहीं करूँगा ये। तो कुछ गांव के लोग आए किसी गांव से, और उन्होंने आकर के बात बोली। उन्होंने आकर के बोला कि ये जो है हमारे गांव में ऐसे ऐसे बारिश नहीं आ रही है कई महीनों से, और हमें बताया गया कि आप नाचते हो तो बारिश आती है। तो उन्होंने बोला कि देखो भैया, मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं सब नाच नहीं सकता हूँ, और आप अपना इंतज़ाम खुद करना पड़ेगा आपको। तो इतने में उनके कोई ऐसे चेले बैठे थे। तो उन्होंने कहा, गुरु जी हम इतने सालों से आपके साथ हैं, अगर आप कहो तो मैं कोशिश करके देखता हूँ, शायद इनका भला हो जाए। तो उसने आशीर्वाद दिया कि जा बेटा कर क्या। तो वो गया, जैसे महाराज क्या करते थे वैसे उन्होंने जो सेटिंग बनानी थी, सेटअप बनाना था वो बनाया, और जिस तरीके से वो नाचते थे नाचना शुरू किया। वो कुछ दिन तक नाचते रहे, लेकिन बारिश नहीं आई, और कुछ दिनों बाद वो वापस आ गए, और आकर के
गुरुजी को बोला, साधु जी को बोला कि सर ऐसे ऐसे मैंने किया, लेकिन जैसे आपने किया था वैसे, या पर बारिश तो आई नहीं, आप मुझे भी गुरु मंत्र दो कि मेरे जाने से भी बारिश आए, मैं लोगों का भला कर सकूं। तो उन्होंने बोला था कि बड़ी अच्छी बात बोलते हैं वो कि मेरे नाचने से बारिश नहीं आती थी। आप समझे नहीं, कभी भी ध्यान नहीं दिया आपने। मेरे नाचने से बारिश नहीं आती, मैं तो तब तक नाचता रहता हूं जब तक बारिश नहीं आती। इसका मतलब लगातार प्रयास करना और तब तक प्रयास करना जब तक हम कामयाब ना हो जाए। और लोग समझते थे कि मेरे नाचने से बारिश आती है, तो आपको भी तब तक नाचते रहना है जब तक बारिश नहीं आती। और मैं भी जब आरसीएम बिजनेस में हताश होता था, निराश होता था, तो मुझे भी ये सोचता था कि मुझे जब तक मैं टेक्निकल पे नहीं जाऊंगा तब तक मैं फॉलोअप करता रहूंगा। और जिस दिन मैं टेक्निकल पे आ गया, मैं आगे नया टारगेट बनाया और अब आगे की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। तो आपको लगातार प्रयास करना है और तब तक प्रयास करना है जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। उसके बाद में जो चौथा ई है वो है एथिक्स। हमारा नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस नैतिक मूल्यों पर आधारित बिजनेस है। हमें इस चीज़ को ध्यान करना पड़ेगा कि हमें अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को नहीं छोड़ना है। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के कामयाब नहीं हो पाते, या फिर कामयाब होने के बाद भी पता चलता है कि फलाना लीडर छोड़कर चला गया, वो कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों को छोड़ देता है और इस वजह से वो कामयाब नहीं हो पाता। तो ये नैतिक मूल्यों में जो सबसे पहला नैतिक मूल्य आता है वो आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है अखंडता। अखंडता का अगर मैं एक लाइन में बात करूं तो अगर मन, कर्म और वचन, मन, कर्म और वचन ये तीनों एक हैं आपके, तो फिर आपको कोई हिला नहीं पाएगा। यानी आपके मन में जो चल रहा है वही आप बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और चल रहा है, बोल कुछ और रहे हैं आप। मन में जो चल रहा है वही आप बोल रहे हैं और वैसे ही आपके काम नजर आ रहे हैं। ये पब्लिक है बाबू, ये सब जानती है, सबको सब कुछ पता है आपके मन में क्या चल रहा है और करके क्या दिखा रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप लोगों को उल्लू बना रहे हैं तो ये आप गलत फहमी के शिकार हैं। सबको पता है क्या सब समझदार लोग हैं, इसलिए आपके मन में जो चल रहा है वो आपके एक्टिविटीज़ में नज़र आ जाता है। इसलिए अगर आप मन, कर्म और वचन से एक रहेंगे तो आप आरसीएम बिजनेस में टिके रहेंगे, क्योंकि ये एक बहुत शानदार नैतिक मूल्य है जिस पर आप अगर लगातार टिके रहे तो इसमें सारे क्वालिटीज़ आपकी आ जाती हैं। मैं एक बात बोला करता हूँ और हमारे गुरुदेव टीसी छाबड़ा जी से हमने बात सीखी है कि फॉलो नो वन लिसन एवरीवन। सबको सुने लेकिन किसी को फॉलो मत करें, यू आर यूनिक। ऐसे बहुत सारे लोग आपको नई नई बातें आके सिखाने वाले हैं, इसलिए सुनो सबकी और आपको अपने मन की बात सुननी है। कहते हैं कि दिल कभी भी आपको झूठी गवाही नहीं देगा। कई बार हम बोलते हैं ना कि यार दिल नहीं मान रहा इस काम को करने का, कई बार हमें लगता है तो, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि देखा जाएगा। जब वो आए ना देखा जाएगा, तो हमें उस टाइम पे वो देखा जाए वाला काम नहीं करना। हमारा दिल जो कह रहा है हमें वो काम करना है, क्योंकि हमारा दिल हमसे कभी भी गलत काम नहीं करवाता। इसलिए हमें एक भी कदम उठाने से पहले अपने दिल की बात जरूर सुननी है कि मुझे इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और एक सत्यनिष्ठ लीडर की जो पहचान हमारे गुरुजी ने हमें बताई वो है, पहली, दूसरों की बातों को समझना। सामने वाला व्यक्ति आपको क्या बोल रहा है, उसकी बात को आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहा है। उसके बाद में दूसरा, अपने काम के प्रति समर्पित हो जाना है। आपने अपने सरेंडर कर देना अपने काम के प्रति, और प्रॉपर सरेंडर होकर के अगर आप काम करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। और इसके अलावा तीसरी बात जो बोलते हैं, अगर आपने गलती की है तो उन गलतियों को आपको मानना पड़ेगा। और चौथी बात जो वो बोलते हैं कि आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उस गलतियों को माने और मान करके डेली अपने अंदर सुधार करने की कोशिश करते रहें। अगर आप अपनी गलतियां मानकर अपने आप अंदर सुधार करते रहेंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो हमारे गुरुजी ने हमें एक बहुत अच्छी बात लिखवाई थी, मैं आपको वो देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात लिखवाई थी वो मैं आपको देना चाहता हूँ। वो बोलते हैं कि अगर आप ये काम करते हैं, अगर आप यह काम करते हैं तो आप आरसीएम बिजनेस में बहुत स्पीड से आगे निकल जाएंगे। सबसे पहला है, आप वह कहो और वह करो जो अपने साथ सह सको। बड़े ध्यान से बोल रहा हूं मैं, वह करो और वह कहो जो अपने साथ सह सको। कहो वही जो कर सको। कथनी और करनी में हम जो बात कर रहे थे कि आप जो कहो वो करके दिखाओ। नहीं, या तो अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो कहने की जरूरत नहीं है, अगर कह दिया तो उसको करना है। फिर प्राण जाए पर वचन ना जाए।
बेचो वही जो खरीद सको। आरसीएम बिजनेस का वो प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हो जो आपको खुद ही पसंद नहीं है, तो इसका मतलब झूठ बोलोगे आप। ये सच्चाई और ईमानदारी का काम है। इसलिए आप बेचो वही जो खरीद सको। खुद को नए डिस्ट्रीब्यूटर के जगह रखो। एक बार आप चेक करो कि आपकी टीम का जो नया व्यक्ति है उसके ऊपर क्या बीतेगी आप जो काम कर रहे हैं। एक बार ठंडे दिमाग से आपको नए डिस्ट्रीब्यूटर की जगह अपने आप को रखना पड़ेगा। 5वां पॉइंट बोलते हैं सर हमें, एक भी कदम उठाने से पहले सोचो, एक भी कदम उठाने से पहले सोचो कि यही कदम अगर मेरी टीम उठाएगी तो क्या होगा, तो शायद आपसे गलत काम नहीं होगा। कथनी और करनी को एक रखो। सच्चाई, नैतिकता और कर्तव्य परायणता, अपनी ड्यूटी को आपको समझना है। तो सच्चाई, नैतिकता और कर्तव्य परायणता का एक साथ समावेश ही आपको आरसीएम में प्रोफेशनल बनाएगा, आरसीएम में बहुत बड़ा लीडर बनाएगा। तो मैं अपनी बात को ख़त्म करने वाला हूँ और एक बात कह के ये बात ख़त्म करूँगा कि जब टूटने लगे हौसले तो बस एक बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार, जय हिंद, जय आरसीएम।